जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से और आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज हम केवल एक ही शिफ्ट को लेकर आए हैं। तो ये शिफ्ट आपकी रहने वाली है 17 अगस्त 2022 की, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं और जिनका भी सपना ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन लेना है, अपनी एक सीट पक्की करना है, तो वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमारी अगली वीडियो आएंगी उन सभी को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम दोस्तों केवल क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है, कि वन लाइनर करा के हम निकल लिए। आपको विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एनसीईआरटी के जो पूरा निचोड़ होगा ना, उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितना भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है और भी, क्योंकि रेलवे का एक पैटर्न होता है दोस्तों की वो एक जो एक क्वेश्चन एक बार पूछ लेता है ना, तो उसी को बार बार घुमा के थोड़ा आगे पीछे करके उसको वही सेम क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिया लेता है रेलवे। इसलिए जितने भी उसके जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उन सभी को भी यहीं पर डिस्कस करेंगे और एक ही बार में उनको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। दोस्तों, पूरा वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना और जो लोग नए हो चैनल पर तो वो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन अवश्य मिल सके, ठीक है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक मोटिवेशन कोट बता रहा हूँ मैं। अगर दोस्तों जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो किस पर विश्वास रखें? मेहनत पर विश्वास रखें। कई लोग क्या करते हैं कि अभी 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 तो जैसे अभी 23 जनवरी से आई थिंक फॉर्म फिलअप होना है ग्रुप डी के। तो अभी लोग कई लोग तो यही सोच रहे हो कि जब से फॉर्म मैं मतलब कि फिल कर दूंगा जब फिर पढ़ूंगा, ठीक है। और कई लोग ये सोचते हैं कि फॉर्म फिल कर दिया, फिर वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम डेट आ जाए फिर मैं पढ़ूंगा। दोस्तों, सिलेक्शन वो नहीं ले पाते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि अगर वो सिलेक्शन ले जाएँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है कोई बंदा तो नहीं कह सकते, लेकिन सिलेक्शन बंदा वही लेके जाता है जो पहले से प्रिपरेशन करके चलता है, ठीक है। यानी कि उसको पता होता है कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है और आगे क्या पैटर्न में बदलाव हो सकता है, इन सभी को अगर वो देख के चलता है, तभी उसका आगे सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई भी आके लास्ट में नहीं, तुम देखते हो कि 2 करोड़ फॉर्म फिलअप हो गए ग्रुप डी में, जो ग्रुप डी जैसी जॉब में, और वैकेंसी भी अप्रॉक्स 35,000 34,000 के आसपास है। तो इतना 2 करोड़ बच्चा देख के कई लोग तो डर जाते हैं। तो डरने की बात नहीं, क्योंकि अधिकतर तो ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते कम हैं और फॉर्म ज़्यादा भर देते हैं लोग, ठीक है ना, कि भर देते हैं चलो देखा जाएगा जो देखा जाएगा। इसलिए दोस्तों आप भी अभी से मेहनत करके लग जाइए, क्योंकि कई लोग तो बाद ही में मेहनत करते हैं जब उनको एग्ज़ाम डेट आ जाती है। तो फिर ज़्यादा बकवास नहीं करके हम सीधे अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों मेहनत पर विश्वास रखिए आप, और किस्मत की आज़माइश को, तो किस्मत की आज़माइश तो कहाँ पे होती है? जुए में होती है दोस्तों, ठीक है ना? तो यहाँ पे किस्मत वाला खेल नहीं है, अगर आपने अपना 100% दिया है, तो आपका एग्ज़ाम भी दोस्तों 100% क्लियर होके रहेगा, ठीक है? तो चलिए अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट तक वीडियो देखना। और एनसीईआरटी दोस्तों, मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो उस टाइम पे मैंने जो एनसीईआरटी की बुक थी 9th और 10th की, वो मैंने रीड की थी। तो उनमें जो मैंने पॉइंट अपने हाइलाइट किए थे ना, तो उनको उन्हीं को मैं लेकर आया हूँ, ठीक है? इन क्वेश्चनों के बताने के लिए, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वाइज़ मैंने सीधे कटिंग वहाँ से पीडीएफ से निकाली है आंसर की के 2022 के 17 अगस्त का है ये, ठीक है? और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक होना चाहिए कि जिप्सम क्या है? जिप्सम, तो जिप्सम का दोस्तों एक फार्मूला होता है, क्या होता है? CuSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। तो दोस्तों ये जिप्सम होता है और इसको गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। तो दोस्तों जब इसको गर्म किया जाता है ना, तो यहाँ पे अगर इसको गर्म करते हैं अपन, यहाँ पे टेम्परेचर दे देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर दोस्तों कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर इसको केल्विन में अगर चेंज करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह एक सफ़ेद चूर्ण है, यानी कि जो एक्स हमारा तैयार होगा वो क्या है? एक तरह का
सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थों के रूप में होता है, ठीक है? तो दोस्तों, अब जब हम इसको गर्म करेंगे ना, तो पानी का जो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा CuSO4 और यहाँ पे इनटू 1/2 H2O, ठीक है? तो दोस्तों ये क्या होता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को कहते हैं, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP शॉर्ट फॉर्म। तो जब हम जिप्सम को डिहाइड्रेशन कराते हैं टेम्परेचर पर, कितने 373 केल्विन के टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर आपका जिप्सम जो किस में परिवर्तित हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों, एक अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। और कई बार मैं सिंपल सा आपको बता दूं, जब हड्डी वगैरह टूट जाती हैं, तो जो डॉक्टर यूज करते हैं ना प्लास्टर करने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए, तो वो इसी का यूज करते हैं। क्योंकि जब इसको आप पानी में करेंगे ना, तो वो पुनः किसमें बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है? तो इसलिए वो कठोर हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है? और बेकिंग सोडा की बात करें तो ये होता है NaHCO3, ठीक है? बेकिंग सोडा। धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3 और इंटू 10H2O, ठीक है? ये 10H2O जरूरी है दोस्तों, ठीक है? यही धावन सोडा का पूरा रूप होता है, पूरा रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये जानते होंगे आप, क्या होता है, ये कि क्षार होता है, ठीक है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों अब इसका एनसीईआरटी में देखते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है? तो जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो ये देखो पूरा मैं उसको हाइलाइट करके रखता था। तो यहाँ पे जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, और जिससे जल के अणु ये क्या कर देता है, त्याग कर देता है, और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका पूरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, हाइड्रोजन का अणु, मतलब जल का अणु, हाइड्रेट, ठीक है? इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों के लिए यहाँ पर सही करने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है, देखो सिंपल से यहाँ पे लिखा है ना सफ़ेद चूर्ण, क्वेश्चन में भी लिखा था यही कि वो सफ़ेद चूर्ण है, और जिप्सम को कठोर पदार्थ प्रदान करता है, ठीक है? ये देखो ये पूरा फॉर्मूला लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। ये सारी चीज़ें आपको शायद कम दिख रही होंगी हाइलाइट करने पर, तो मैं इसको इरेज़ ही कर देता हूँ, ठीक है? ये देखो। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन आपको मज़ा आया होगा। और मज़ा आया हो तो दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दें। देखो टाइम भले ही लग जाए, लेकिन आप, अभी टाइम है आपके पास, अब अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको दोबारा फिर कभी इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ऐसे कौन से प्रतिबिंब होते हैं कि आप उनको किसमें प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब जो होते हैं, ठीक है, वो कितने तरह के होते हैं। तो एक तो दोस्तों आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है? एक तो होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है? कैसा होता है, एक आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, तो वो डायरेक्टली जो है कोई किरणें डायरेक्टली किसी पॉइंट पे मिलती हैं, तो वहाँ पर रियल इमेज वहाँ पे फ़ॉर्म होता है। और आभासी हम क्या करते हैं कि एक वहाँ भी अगर कभी भी अगर वो रेज़ मिल नहीं रही हैं आपस में, तो उनको एक तरह से हम अज़्यूम कर लेते हैं, आभास कर लेते हैं कि ये यहाँ पे जाके पीछे जाके कहीं पे मिल जाएँगी। तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम केवल आभास करते हैं, तो इसलिए दोस्तों जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनेगा ना, वो आभासी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम केवल आभास कर रहे हैं, वो रियल में तो मिलेंगे नहीं, तो रियल में नहीं मिलेंगी तो पर्दे पर इमेज कैसे बन जाएगा? तो एक तो वास्तविक वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो वास्तविक और बड़ा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है? वास्तविक और बड़ा इमेज हो सकता है, जो कि पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं अपन लोग। और वास्तविक और छोटा भी हो सकता है, ये भी सही है। आभासी वाले तो होंगे नहीं, ठीक है? तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? या तीसरा, ए और बी दोनों, ठीक है? तो अब दोस्तों हम थोड़ा-सा इसके बारे में, जो आपका मिरर के बारे में, उसके बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं, ठीक है? कॉनकेव मतलब कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं, कैसे-कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे कॉनकेव, ठीक है? कॉनकेव मिरर आपका ये होता है, ठीक है? जिसकी उभरी हुई सतह पर मतलब कि जिसकी जो कर्व सरफेस होती है, तो जो
उथला हुआ सतह है, ठीक है, उसमें आप पॉलिश कर देते हैं तो उस तरफ से आपका मिरर बन जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ अभी आपको जस्ट, देखो यहाँ पर आपका कोई यहाँ पे मान ले फोकस पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है। तो दोस्तों जब इनफाइनाइट पे कोई भी अ, वस्तु रखी होगी, ठीक है, कोई भी वस्तु इनफाइनाइट पे रखी होगी मान लेते हैं, तो यहाँ से पैरेलल आके यहाँ से कहाँ से जाएगी, परावर्तन के नियम के अनुसार फोकस से जाएगी किरण, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से जब हो जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। यानी कि किस पॉइंट पे दोनों ये किरणें काट रही हैं आपस में, एफ पर काटेंगी, यानी कि जो अनंत पर रखी वस्तु का जो हम अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा, देखो किरण तो वास्तविक रूप में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा छोटा, ठीक है, बिंदु के बराबर, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा। और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक। और दोस्तों एक बात होती है, खासियत बात होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, ये भी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। ये चीज़ पहला जो हमारा पॉइंट था इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, अवतल दर्पण के बारे में अभी पूरा बता देता हूँ, फिर आगे हम जब और क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सभी को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब जब हम अभी तो ये जो आपकी जो वस्तु थी वो कहाँ पे थी, अनंत पर थी, ठीक है, अनंत पर थी। अब हम कहाँ लेते हैं, सेंटर और कर्वेचर और अनंत के बीच में लेते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका एक मिरर, ठीक है, अवतल मिरर। और यहाँ पर आपका फोकस है और यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा इधर आपका अनंत, ठीक है, इधर आपका इन्फिनिटी। अब हमें यहाँ पे अनंत है जैसे, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर ले लेते हैं अनंत के बीच में एक वस्तु। जब हम यहाँ से दोस्तों रेज निकालेंगे ना, तो रेज अपन की कैसी जाएगी, ये है मतलब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं अपन, यहाँ से ऐसे जाएगी और वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अब फोकस से होकर डालिए अब इसको, ठीक है। अब फोकस से होकर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर वो मिलने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर वो मिलने वाली हैं, तो इमेज जो कैसी बनेगी दोस्तों, वास्तविक बनेगी, ठीक है, क्योंकि आपका किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। तो वास्तविक यहाँ पर भी, लेकिन ये क्या होगा, वस्तु से दोस्तों क्या होगा, छोटा ये भी होगा। ये तो बहुत छोटा था यहाँ पर जब अनंत पे थी वस्तु, लेकिन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर आपका जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक होगा। और कैसा होगा, आपका उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा होगा, उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा, उल्टा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे थर्ड पॉइंट यहाँ पर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लिख लेते हैं, ठीक है। आते तो बहुत हैं, ठीक है, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर होगा तो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे। ये अपन का फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेते हैं तो यहाँ पर फोकस से होकर जाएगी रेज, और फिर फोकस से अगर डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो यहाँ पर कहीं पर मिलेगी, ठीक है। थोड़ा लाइन तिरछी हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर कहीं पर मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज जो दोस्तों बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल होगी, ठीक है, यानी कि वास्तविक होगी और उल्टी होगी, ठीक है, उल्टी होगी, ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, मैं ऐसी मुँह ज़बानी बता देता हूँ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे हम वस्तु लेते हैं तो वो दोस्तों कैसी बनेगी, वो भी सेम साइज़ की नहीं बनेगी, फिर आपकी साइज़ बढ़ती जाएगी। एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप अवतल दर्पण की बात करें ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड जितनी भी अगर वस्तु रखेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उसका छोटा बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे समान साइज का बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दाएं साइड अगर आप वस्तु रख रहे हैं तो वो कैसे बनेगी, ये अगर इस साइड रख रहे हैं वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट साइड, तो वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी साइज में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगर अगर आप यहीं पर फोकस पे रख देते हैं ना, तो वो वस्तु क्या होगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं एक चीज़ बता दूं, मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फोकस पर रख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई वस्तु
अवतल दर्पण की फोकस पर रख रहे हैं ना, फोकस पर अगर रख रहे हैं तो वो आपका बड़ा साइज का ही रहेगा, ठीक है, बड़ा साइज का रहेगा। और फोकस पर रख रहे हैं तो आपका जो इमेज बनेगा ना, तो वो यहाँ पर कहीं पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर थोड़ा सा भी राइट साइड रख दिए ना, तो इमेज आपका कैसा बन जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा, वर्चुअल और दर्पण के पीछे बन जाएगा और सीधा बन जाएगा। केवल यही केस आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना। अगर वस्तु आप अवतल दर्पण के फोकस के राइट साइड में अगर रख रहे हैं तो वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, ठीक है। और वस्तु से बड़ा तो रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जितने भी राइट साइड अगर वस्तु आप रखते हैं, प्रतिबिंब आपका बड़ा ही बनेगा, ठीक है, ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन शायद ही आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप देखना, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। यहाँ पर किस फोटोग्राफी का यूज हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, किस श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस यौगिक का यूज करते हैं हम, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब इसके बारे में हम बता दें कि सिल्वर ऑक्साइड नहीं होगा, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, तो ये और ये होंगे। तो दोनों एक साथ ऑप्शन कौन सी है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इसका यूज हम क्या करते हैं, आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये चीज़ देखो लिखी है, आपको शायद दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैं इसकी रिएक्शन को इसकी ऊपर लिख देता हूँ, जैसे AgCl है, ठीक है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में दोस्तों क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो विघटित हो जाता है, ठीक है। Ag और Cl2 में ये विघटित हो जाता है, ठीक है। और इसको बैलेंस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह AgBr भी होता है, जो कि सिल्वर और ब्रोमाइड में यहाँ पर, सॉरी, ब्रोमीन में चेंज हो जाता है। तो ये दोस्तों इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है किसमें, श्वेत फोटोग्राफी में। जो साफ साफ एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन उठा के लाए हैं ये लोग, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या किया जाता है, कहा जाता है, देखो यहाँ पर एक पदार्थ है और वह विघटित हो जाता है, और एक से अधिक पदार्थों में विघटित हो जा रहा है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पर भी। इसलिए इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये आप ध्यान देना। कई बार रिएक्शन दे देता है ऑप्शन में और पूछता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आप देखना कि कोई जब एक पदार्थ एक या मतलब दो या दो से अधिक उत्पादों में यहाँ पर बदल जा रहा है वो, तो वही क्या होता है, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक धारावाही प्रणालिका है। तो सबसे पहले धारावाही प्रणालिका के बारे में समझेंगे। बोला जा रहा है कि इस बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये लास्ट का पॉइंट है ना, कई लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में क्या है, या गलत पढ़ लेंगे सही पढ़ लेंगे। कई बार यहाँ पे अगर गलत आ जाता है ना, तो लोग सही वाला ही ऑप्शन, जैसे यहाँ पे फर्स्ट और दूसरा सही, तो तीसरा अगर ऑप्शन होता तो वो करके आ जाते, तीसरा वाला गलत दे, मतलब कि समझ रहे हो ना, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले धारावाही प्रणालिका के बारे में जाने थे, ठीक है। धारावाही प्रणालिका के बारे में अगर बात करें, तो जब हम कोई कॉइल लेते हैं, ठीक है, तार लेते हैं, वायर लेते हैं, और उसको हम कैसे लिखते हैं, एक कुंडली की तरह में ऐसे करके मोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों धारावाही प्रणालिका। इसमें धारा गुजारी जाती है, तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट ऑप्शन की, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े के चुंबकित करने के लिए इसका काम किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत अब धारावाही प्रणालिका के अंतर्गत अंदर हम अगर कोई मृदु लोहे का टुकड़ा रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज द राइट ऑप्शन। और सेकंड है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, तो यही भी सही है, बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है। और चित्र रेखाएं संकेंद्रित होती हैं। संकेंद्रित यानी कि मतलब क्या है उसका, कि जैसे एक पॉइंट है उसी के चारों ओर ऐसे ऐसे मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं होगा। ये चीज़, ये प्रॉपर्टी कब होती है, जब कोई आप वायर में करंट प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जैसे कोई वायर है, सीधा आपका वायर है,
और इसमें धारा ऐसे आई जा रही, धारा इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोस्तों बनते हैं सर्कल, ठीक है, इधर बनते हैं सर्कल, ठीक है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हम निकालते हैं ना, तो वो अपन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल रखते हैं, धारा की डायरेक्शन में थंब होना चाहिए, और वहाँ से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वायर में होती है, ना कि धारावाही प्रणालिका में, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा है कि प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली ही प्रणालिका कहलाती है। और इसके बारे में अगर दूसरा आगे भी देखें तो यह इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की भांति यह व्यवहार करता है। और इसमें चुंबक के भीतर जो दोस्तों जो प्रणालिका के भीतर जो मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, रेखाएं उनकी समांतर होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं अंदर, जो सोलेनाइड होता है ना, को हिंदी में सोलेनाइड बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत जो चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें होती हैं वो समांतर होती हैं, पैरेलल होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। आगे भी अगर देखेंगे और प्रणालिका, ठीक है, अर्थात प्रणालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब जो पैरेलल है ना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के समान होगा, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल है एक दूसरे के, तो समान ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, कहीं ज़्यादा कम। चुंबकीय क्षेत्र डिसाइड कैसे होता है, अगर लाइंस दोस्तों आपस में पास पास में सटी हुई हैं, ठीक है, और तो वहाँ पे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, और अगर दूर दूर है लाइंस तो वहाँ पे कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ तो पैरेलल है, ठीक है, तो समान ही क्षेत्र होगा, ठीक है, समान क्षेत्र यानी समान चुंबकीय क्षेत्र। और इसके दोस्तों उपयोग नर्म लोहे को यहाँ पे प्रणालिका के भीतर रखकर चुंबकत्व गुण उसमें लाया जाता है, विद्युत चुंबक भी कहते हैं इसको, बार मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना, वो अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी, क्योंकि अगर दोस्तों इसमें आप बिजली हटा लेंगे, लाइट हटा लेंगे, तो चुंबकत्व गुण चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि चुंबकत्व गुण कहाँ से आ रहा है, विद्युत का चुंबकीय इफेक्ट के कारण ही आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एड्स, एड्स के बारे में आप शायद सभी लोग जानते ही होंगे। जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है दो लोगों के बीच में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं इसमें, ठीक है। और भी रीज़न होते हैं, जैसे किसी माँ को HIV वायरस से संक्रमित है वो, और वो क्या है कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो वहाँ से भी हो जाता है, ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे को चढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ से भी HIV वायरस जा सकता है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये दोस्तों किसकी वजह से होता है, HIV वायरस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसके बारे में आप याद रखना। और इसके बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो एड्स का, अगर किसी के एड्स है, उस एड्स के लक्षण है, तो जब टेस्ट कराया जाता है, उस टेस्ट का भी नाम होता है एलिसा टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट के बारे में भी आप याद रखना, एलिसा टेस्ट। इसका फुल फॉर्म भी होता है, लेकिन फुल फॉर्म आपको इतना एग्जाम में नहीं आएगा, आपसे यही पूछेगा कि एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, उसमें पहला तत्व डैश है और अंतिम तत्व यहाँ पे डैश है, ठीक है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में बात करें तो इन्होंने परमाणु जो उनके जो तत्व थे जब उस समय पे ज्ञात थे, उसके बारे में उन्होंने एक खोज निकाली थी कि अगर कोई तत्व यहाँ पे पहला तत्व कोई जैसे लिया जाए, तो उसका जो अगला 8वां तत्व होगा, उसकी दोनों की प्रॉपर्टी समान होगी, ठीक है। अगर उनको कैसे रखा जाए, अगर उन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, ठीक है। तो पहला तत्व जो न्यूलैंड साहब का था, वो आपका हाइड्रोजन था, इस डाटा को याद ही रखना डायरेक्टली। और लास्ट जो था थोरियम, ठीक है। इसके बारे में देखो, मैंने जो हाईलाइट किया था पॉइंट, ये सभी चीज़ें हैं। और एक कई लोगों के सवाल में मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर आवर्त सारणी को तो यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी ने हटा दिया है। तो दोस्तों आपको अगर एक चैप्टर पढ़ लेंगे, अगर शायद भाई ने कहे खुदा ना खास्ता अगर आ जाए क्वेश्चन, तो आपको पछताना ना पड़ेगा, ठीक है। एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए, उसमें
आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने, 1-2 दिन में आराम से पूरा चैप्टर आप आवर्त सारणी को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए पूरा पढ़िए आप, अभी छोड़ने का टाइम नहीं है, अगर बाद में अगर छोड़ना चाहें ना आप जब रिवीजन के टाइम पे तो हाँ, छोड़ सकते हैं आप, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बहुत तो याद ही रहेगा ना। न्यूलैंड कास्टक सिद्धांत के बारे में तो यहाँ पे तो सन भी आप याद रखना, सन कब इन्होंने न्यूलैंड कास्टक नियम दिया था 1866 में, और परमाणु द्रव्यमान के यहाँ पे आरोही क्रम में इसमें व्यवस्थित किया गया था तत्वों को, और पहला तत्व यहाँ पे देखो बोला गया है हाइड्रोजन से आरंभ था, और यहाँ पे 56 तत्व थे इस टाइम पे, ये भी याद रखना पॉइंट, और थोरियम पर यहाँ पर क्या था, समाप्त होता था उनका, ठीक है? और बस इतना ही है और कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें, ठीक है? ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल यही कि ईयर कौन सा था, और 56 तत्व थे उस टाइम पे जब न्यूलैंड साहब ने 1866 में ये आपका अष्टक नियम दिया। फर्स्ट हाइड्रोजन था, लास्ट थोरियम था। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है, ठीक है? यानी कि कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में यहाँ पर सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है? क्योंकि ये दोस्तों क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर यानी कि अपघटक होते हैं ये, ठीक है? अपघटक होते हैं। जब भी कोई चीज़ सड़ी गली होती है, जैसे कोई भी जानवर मर जाता है जंगल में या फिर कहीं भी, जैसे लोग दफनाते भी हैं, ठीक है? तो वो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं ना जो, वही उनको डिकम्पोज़ करते हैं, उनका अपघटन करते हैं। अपघटन का मतलब क्या है, जो अपघटन करते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है? यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जटिल जटिल कार्बनिक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ को सिंपल अकार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देते हैं, ठीक है? ठीक है? यानी कि साधारण अकार्बनिक पदार्थ में। इसके बारे में हम और शॉर्ट थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, जीवाणु और कवक यानी कि बैक्टीरिया और फंगस जो सूक्ष्म जीव हैं, वो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। यानी कि जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, मृत जीव होते हैं, उनको अवशोष करते हैं, उनका अवशोषण करते हैं, और सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थ में ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन 100% आने आने वाले एग्जाम में बनेगा, क्योंकि अभी जो भी एलपी का और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ ना, जेई का हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस तरह के कि आपका जो वो डिकम्पोज़र होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है? बैक्टीरिया और कवक, वो क्या करते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में, इनको ऑप्शन को कई बार घुमा के दे देगा ना, 4 ऑप्शन आराम से बना सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि जो जटिल पदार्थ को, जटिल कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि सभी चीज़ कार्बन से ही मिलकर बनती हैं, जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उनको सिंपल अकार्बनिक में चेंज कर दें, क्योंकि अकार्बनिक जो होता है, वो बाद में जाके यहाँ पे देखो लिखा है कि जो मिट्टी में जाके यहाँ पे चला जाता है, ठीक है? और पौधों द्वारा पुनः उसको उपयोग में लाया जा सकता है, ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ट्रू है, राइट है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन है, यह दर्पण पर अभिलंब होता है, तो मुख्य अक्ष यानी कि आपका जो एक्सेस होता है, ठीक है? एक्सेस होता है, अच्छा जैसे यहाँ पे कोई गोली दर्पण है, ठीक है? ये जैसे गोली दर्पण है, तो यहाँ पे जो अ, अपर्चर है ना, अपर्चर यानी कि जहाँ पे लाइट पड़ेगी, ठीक है? उसका जो चेहरा होता है वही अपर्चर कहलाता है, ये पूरा अपर्चर है ये। यहाँ से लेकर ये पूरी लेंथ क्या है? ये पूरी ये पूरा क्या है? एक अपर्चर है ये, ठीक है? ये अपर्चर इसका, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको पोल बोलते हैं। तो पोल, और दोस्तों जब इस गोली दर्पण के फोकस पॉइंट और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी लाइन है ना, तो वही क्या होती है? एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष होता है, ठीक है? तो यहाँ पर यह दर्पण पर अभिलंब होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक तरह से क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पोल की मध्य यानी कि ये क्या एक तरह से रेडियस है, और रेडियस दोस्तों ये परिधि पर हमेशा क्या होता है? लंब ही होता है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है? तो ये अभिलंब हो जाएगा, और पहला राइट हो जाएगा। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर होगा, तो आपतन बिंदु यानी कि जहाँ पर लाइट मिल रही है ना, उसी को आपतन बिंदु मिल कहते हैं। तो आपतन बिंदु दोस्तों मुख्य अक्ष पर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? आपतन बिंदु अपर्चर में भी तो जाके कहीं भी हो सकता है ना, होता ही अधिकतर होता है, यहाँ पे जाके कहीं मिलेगा, कहीं यहाँ पे आके आएगा, तो मुख्य अक्ष पे जरूरी नहीं है कि आएगा, ठीक है?
हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। और थर्ड है मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो मुख्य फोकस यानी कि जो ये फोकस है ये हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो तो होता ही है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ठीक है, ठीक है, देखिए वक्रता त्रिज्या है, वो क्या है कि इसका आधा ही तो होता है, आधा होगा यानी कि इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। दिस इज द राइट, ठीक है। तो पहला और तीसरा राइट है, ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आपको जानना है तो ये देखो सारा चीज़ लिखा है, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं आप, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से आप देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से, तो जो पोल होता है और वक्रता त्रिज्या होता है उससे गुजरने वाली सीधी रेखा की यहाँ पे कल्पना कीजिए, और इसी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा कि यह मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है, ठीक है, ध्रुव पर अभिलंब होती है या फिर कहीं पर भी अभिलंब होती है, ठीक है, ये आप ध्यान देना, ठीक है। अगला अगला ऑप्शन है मुख्य अक्ष दोस्तों ध्रुव पर ही अभिलंब होती है, ये आप ध्यान देना। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वो कहीं पर भी अभिलंब हो सकती है, लेकिन मुख्य अक्ष जो होगा वो आपका केवल पोल पर ही अभिलंब होगा, ठीक है, ये आप ध्यान देना, अच्छा पॉइंट है ये। अगला है कशेरुकियों, ठीक है, कशेरुकियों यानी कि जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट यानी कि जिसमें क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें जो यकृत कोशिकाएं होती हैं उसमें एस सी आर यानी कि एस सी आर का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एस सी आर, ठीक है, ठीक है, एस सी आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक आर ई आर होता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि जो गोल्जी, ठीक है, सॉरी, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है उसमें अगर दोस्तों राइबोसोम के ऊपर चिपके हो ना, राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है ना, राइबोसोम, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, आर ई आर, ठीक है, और इसका खुरदरा हो जाता है, राइबोसोम उसके ऊपर चिपके होते हैं ऐसे ऐसे, वो खुरदरा हो जाता है, ठीक है, खुरदरा हो जाती है उसकी सतह, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के भी अपने आप में एक कार्य होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि लिपिड का यहाँ पे बनाता है, वो लिपिड वगैरह बनाता है, यानी कि वसा वगैरह बनाता है, ठीक है। और एस सी आर का जो वसा होता है और इसका प्रोटीन होता है, ठीक है, आर ई आर का, ठीक है, ये प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका जो सेल वाल होती है ना, सॉरी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली आप याद रखना, तो वो भी आपकी वसा और प्रोटीन की बनती है। और जो इस आपका जो एंजाइम वगैरह जो आपका लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम किससे बनता है दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता है, लाइसोसोम के बनने में, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम के बनने में कौन सा यहाँ पर मदद करता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखना। और अगर इसके बारे में बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में एक खासियत होती है कि ये औषधियों और विषों का क्या करता है, निराविषीकरण करता है, यानी कि कोई अगर ज़्यादा कोई विषैला पदार्थ कोई खा गया है तो वो क्या करता है, उसको जितनी उसकी क्षमता होती है अपनी क्षमता के अनुसार वो उसका निराविषीकरण करता है, यानी कि उस विष को कमजोर करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यकृत में पाया जाता है ये, ठीक है, यकृत में एससीआर द्वारा किया जाता है काम, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट, यहाँ पर देखो परिवहन के लिए नलिकाएं, ठीक है, यहाँ से तो ये जरूरत नहीं है अपन को, जिन्हें देखो यहाँ पे लिखा कशेरुकी भी कहा जाता है, और इसमें बोला जा रहा है कशेरुकी भी कहा जाता है डैश के यकृत की कोशिकाओं में एस सी आर विष तथा दवाओं का यानी कि औषधियों का क्या करता है, निराविषीकरण करता है, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये सभी पॉइंट जो मैंने बताए ना आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बोला जा रहा है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित अ, यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा को उल्टाता है, ठीक है, उलट उलट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लिट रिंग जो दोस्तों होती है ना, वो क्या करती हैं, अब देखो मोटर घूम रहा है ना, जैसे अब मैं डायग्राम तो आपका कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है ना,
ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम उसका होता है, ठीक है, मोटर का ऐसे। तो जब यहाँ पे करंट प्रवाहित करेंगे तो एक ही दिशा में डायरेक्शन होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक डायरेक्शन में होगा, तो अपन को तो बार बार घुमाना ना उसको, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमें उसकी विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज करने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगाए जाते हैं वहाँ, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि थोड़ा सा अपन इसका साइज बड़ा कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, ठीक है। ये चीज़ अब दिखेगा शायद। देखो वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करता है, यानी कि परिवर्तित करता है, यानी कि उल्टा करता है। उत्क्रमित का मतलब है उससे क्या कहा जाता है, दिक् परिवर्तक कहा जाता है, ठीक है। दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर इंग्लिश में बोलते हैं। दिक् परिवर्तक यानी कि यह विद्युत धारा की दिशा को यहाँ पे उल्टा करता है हर बार, ठीक है। और विद्युत मोटर में यही विभक्त जो वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करती हैं। तो जो विभक्त वलय होती हैं, स्प्लिट रिंग्स होती हैं, वही परिवर्तक का कार्य करती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और आर्मेचर के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो आर्मेचर के बारे में तो ये भी पॉइंट याद रखना कि वह नरम लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है, ठीक है, वो उसी को क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। वो मिरर का आर्मेचर वो अलग चीज़ हो गई, यहाँ पे आर्मेचर अलग चीज़ है, ठीक है। सॉरी, आर्मेचर नहीं, उधर अपर्चर था, ठीक है, अपार्चर था, इधर आर्मेचर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंफ्यूज नहीं करिएगा। मिरर में अपार्चर होता है, इधर आर्मेचर है। आर्मेचर क्या होता है कि लौह क्रोड को जिसमें नर्म लौह क्रोड है, आर्मेचर जिसमें कुंडली को वहाँ पर लपेटा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला तथा लंबा बनाया जाता है, ठीक है। तो अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ओम के लॉ को देखेंगे। यहाँ पर ओम का लॉ क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रतिरोधकता इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अत्यंत पतला बनाया जाता है, ठीक है। पतला बनाया यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम रखेंगे उसको, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इसका मान कम होगा तो रेजिस्टेंस का मान ऑब्वियस सी बात ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे है ना, ठीक है। और अत्यंत लंबा बनाया जाता है। लंबा देखो, जैसे तुमने फिलामेंट देखा होगा, ऐसे ऐसे कुंडली करके, इतनी भयंकर कुंडली करके बिल्कुल पतला तार होता है ना बल्ब में, उसकी लंबाई भी ज़्यादा हो जाती है और वो क्या होता है, पतला भी होता है। तो लंबाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें किसके बारे में, उच्च प्रतिरोध के लिए हम करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। यानी कि जो फिलामेंट बनता है वो किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन का बनता है, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। और 3300, आई थिंक 3380 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। और टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, ठीक है, जिससे हम उच्च प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं और ये आसानी से गलता नहीं, इसलिए हम ये लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा जो और एक्स्ट्रा पॉइंट बनेंगे, तो टंगस्टन का गलनांक देखो यहाँ पे 3380 डिग्री सेल्सियस लिखा है। और इसका जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है, उच्च गलनांक होता है क्योंकि बहुत अधिक तापमान चाहिए ना। और यथासंभव दोस्तों, यहाँ पर जब कई बार पूछा जाता है कि बल्ब में कौन सी गैसें भरी जाती हैं, अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, ठीक है। अक्रिय गैसें कौन सी, नाइट्रोजन और ऑर्गन। और जिससे क्या होता है, आयु में वृद्धि होती है, किसके, तंतु के आयु में वृद्धि होती है। कई बार क्वेश्चन बना है दोस्तों कि जो हम अक्रिय गैसें भरते हैं ना बल्ब में, तो उससे क्या होता है, तो उसकी फिलामेंट की आयु बढ़ती है, यानी कि वो ज़्यादा दिनों तक चलता है, ठीक है। क्लियर है, इतनी चीज़ें आप याद रखना बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होगी। लाजवाब क्वेश्चन, ग्रुप डी का वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक क्वेश्चन, डेंजरस क्वेश्चन जिसे बोल सकते हैं। है आसान, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसके लिए, जिसने पढ़ा नहीं है भाई स्किप करके भाग जाना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इतना भी आसान नहीं, पीरियोडिक टेबल से फटाफट मस्त क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो अब यहाँ से देखें, तो लिथियम से सबसे पहले ये लास्ट पॉइंट हमें पकड़ना है, बाकी हमें सभी भी भूल जाना है।
लिथियम से फ्लोरीन की तरफ यहाँ पे बोला गया ना, लिथियम से फ्लोरीन। तो देखो, अगर हम पॉइंट ले यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं, हाइड्रोजन, इधर होता है आपका हीलियम, ठीक है, नीचे से आपका लिथियम, ठीक है, और फिर आपका यहाँ से आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, इधर पे नियॉन आता है, ठीक है। तो लिथियम यहाँ से जब इस तरफ जाएंगे ना, लिथियम, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ पे आ जाएगा बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अब यहाँ पर बोला जाए कि जब का परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहाँ पे लिथियम से फ्लोरीन की तरफ परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इधर 3 है, इसका फिर 4 हो जाता है, ये 5 है इसका परमाणु क्रमांक, इसका 6 है, तो बढ़ रहा है। तो बढ़ने वाला ऑप्शन होगा, तो घटने वाला तो सबसे पहले हटा दीजिए, इस तरह ऑप्शन को हटा कर ही कर पाओगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बढ़ेगा, बढ़ता है, देखो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने में। उसके बाद नाभिकीय आवेश, अब नाभिकीय आवेश क्या होता है दोस्तों, जब जैसे कोई हम तत्व ले रहे हैं, कोई उसका परमाणु ले रहे हैं, जैसे हम लिथियम ले लिया, ठीक है, लिथियम ले लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 1 आएगा, यानी कि पहली सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, और दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1 रहेगा, ठीक है, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा, आपका प्रोटॉन रहेगा, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनमें एक आकर्षण बल होगा, तो उसी को नाभिकीय आवेश कहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा ना, वही नाभिकीय आवेश है दोस्तों, ठीक है। तो नाभिकीय आवेश दोस्तों, आप देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन के बीच में आकर्षण होगा। अब यहीं पे अगर बेरिलियम, ठीक है, ये बेरिलियम ले लो या बोरान ले लो, जैसे बोरान ही हमने ले लिया, तो यहाँ बोरान के बारे में बात करते हो, इसमें भी 2 सेल होंगी, और पहले में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और जो दूसरे सेल में होंगे उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए कि 2, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन के बीच में ज़्यादा बल होगा मजबूत, कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन के बीच में ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब कि चार्ज बोल, मतलब कि आकर्षण होगा नाभिकीय आवेश। तो अभी सी बात है, जो ज़्यादा अपन में संख्याएं रखेंगे तो उनके बीच में ज़्यादा संगठन होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है, इसलिए नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा दोस्तों। जब लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे ना, तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी बढ़ता है, तो देखो घटने वाला को काटिए आप, ठीक। और उसके बाद नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल वो भी दोस्तों बढ़ेगा, ठीक है। तो नाभिक और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक है, जैसे इसमें 3 है, ठीक है, क्लियर है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉनिक भी जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 1 है और इसमें भी, ठीक है, इसमें 2 हो गए, तो लास्ट सेल में इसमें सॉरी 3 हो गए, तो इनके बीच में जो नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल भी बढ़ेगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए लिथियम से परमाणु त्रिज्या, अब देखो सेल की संख्या तो बढ़ नहीं रही है ना, सेल तो उतनी है, 2 ही रहेंगी, चाहे आप यहाँ पे ऑक्सीजन भी ले लें, तो इसका जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो 2 6, तो इसमें भी 2 सेल ही बनेंगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कि आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कंप्रेस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उसका जो परमाणु त्रिज्या हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। इसलिए देखो पूरा चीज़ मैंने बताया, और यही चीज़ अगर आप समूह में, ठीक है, जैसे समूह में आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, नाभिकीय आवेश कम होता है दोस्तों, ठीक है, नाभिकीय आवेश कम होता है, ठीक है। और त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, क्योंकि सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन में 1 हो जाएगी, फिर लिथियम में 2 हो जाएगी, सोडियम में 3 सेल्स हो जाएंगी, इसी तरह आगे बढ़ती जाती हैं, तो सेल्स बढ़ी जाएंगे, यानी कि उस परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से
किसके कारण दिखाई देती है, ठीक है? तो जब धुएँ से भरे कोई कमरा है, उसमें से प्रवेश करने वाली प्रकाश की कोई बारीक किरण, ठीक है? यानी कि जैसे कोई रूम है, ठीक है? जैसे कोई रूम है और यहाँ पे धुआँ ऐसे चलो ब्लैक कलर ही ले लेते हैं धुआँ को, ठीक है? ऐसे-ऐसे धुआँ सभी जगह भरा है और यहाँ से कहीं से लाइट की अगर एक सुराख आ जाएगी ना, ठीक है? कोई किरण आ जाएगी ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से पूरा चमक जाएगा इधर, उसका पाथ अलग से दिखने लगेगा, ठीक है? उसका जो रास्ता होगा लाइट का, वो अलग दिखने लगेगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये किस प्रकार के प्रभाव के कारण होता है? अपवर्तन के कारण तो दोस्तों अपवर्तन तो होगा नहीं, ठीक है? वर्ण विक्षेपण तो दोस्तों जब आप कोई प्रिज़्म में श्वेत प्रकाश डालते हैं तो वो अपना अलग-अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होगा। परावर्तन तो दोस्तों सतह से कोई टकरा के सेम उसी मार्ग पे, उसी पाथ पे यहाँ पे उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही क्या होता है? परावर्तन होता है। अपवर्तन प्रकाश का जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अ वहाँ पे अपना रास्ता जब पाथ चेंज कर देना, तो उसी को अपवर्तन कहते हैं, ठीक है? और प्रकाश का प्रकीर्णन होगा स्कैटरिंग, ठीक है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है? स्कैटरिंग स्कैटरिंग के बारे में दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि जो प्रकीर्णन होता है, वो क्या होता है कि अ, लाइट का जो है तो सभी लाइट जो 7 कलर का हमारा श्वेत प्रकाश होता है, सभी का अलग-अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है? वेवलेंथ लैम्ब्डा, ठीक है? तो इसके बारे में अगर बात करें हैं तो प्रकीर्णन के बारे में एक फ़ॉर्मूला होता है प्रकीर्णन, ठीक है? ये आप नोट कर लीजिएगा प्रकीर्णन किसके समानुपाती होता है 1 अपॉन लैम्ब्डा का क्यूब के, ठीक है? ये आप याद रखना, ठीक है? सॉरी लैम्ब्डा के हाँ, क्यूब के ही होता है, ठीक है? ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है? और प्रकीर्णन, ठीक है? और ये दोस्तों कोलाइडी विलयन होता है एक, ठीक है? जो धुआँ में यहाँ पे लाइट आई तो यहाँ पे पाथ है देख लेना कोलाइडी विलयन है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं ये चार्ट लेकर आया हूँ क्योंकि एलपी और एनटीपीसी में अभी जो जेईई में भर-भर के क्वेश्चन आए हैं। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दोस्तों इससे 100% मिला है, 100% ठीक है? तो इसको मैं अब आपको याद नहीं कराऊँगा, आप सिंपल याद रखना कि जो परिक्षेप अवस्था यानी कि जो जिसमें यहाँ पे मिलेगा और जो जिस मतलब कि यहाँ पे जो विलायक है, ठीक है? यानी कि चीनी चीनी और चीनी और जल के घोल में बात करें जैसे, तो जल क्या है? एक तरह का विलायक है क्योंकि ये अपने अंदर चीनी को घोलता है और चीनी क्या है? विलेय है क्योंकि जल में घुल रही है। तो ये परिक्षेपण माध्यम यानी कि जो विलायक हो गया, परिक्षेपण प्रवस्था यानी कि जो घुलेगा, ठीक है? तो ये पूरा आप एक-एक रट लीजिए अभी से, ठीक है? अभी से याद करते जाइएगा, बढ़िया हो जाएगा आपका, ठीक है? अब देखो ये थोड़ा इंग्लिश में क्वेश्चन मिला था, व्हाट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रिवेंट करता है एयर पासेस यानी कि जो आपका एयर पास है जो जैसे आप माउथ ठीक है माउथ से आप जैसे हवा जाती है ऐसे ठीक है तो यहाँ से आप जो ये वायु नली होती है तो इसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है सिंपल से ये क्वेश्चन कोलैप्स से होने से बच सके ठीक है तो आपने गर्दन में देखा होगा ना अभी गर्दन में रखिए तो यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे हड्डी प्रोटेक्ट कर रही हो वायु नली की तो एक्चुअली में हड्डी नहीं होती दोस्तों बोन नहीं होती वो कार्टिलेज होता है हड्डी का ही जो सॉफ्ट रूप होता है वो कार्टिलेज होता है ठीक है और ये टेक्नीशियन में एग्जाम में पूछा गया था कि जो कार्टिलेज होता है वो किससे मिलकर बनता है तो ये आप याद रखना कि प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बनता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना और बोन के बारे में अगर बात करते हैं तो बोन जो आपका कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनता है ठीक है कैल्शियम और फास्फोरस से ठीक है ये चीज़ याद रखना तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो छल्ले होते हैं कार्टिलेज के वही जो वायु नली होती है उसको हमारे प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है जैसे ये देखो ये है रिंग्स ठीक है यही तो प्रोटेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट ठीक है ये अनुप्रस्थ काट दी गई है और निम्नलिखित में से चित्र पर ध्यान दीजिए बताइए कि इनमें से कौन सा आरेखन सही है तो ये दोस्तों इतना लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के रख दिया है और बस सिंपल सा पूछ लिया है कि सभी का क्या नाम है ठीक है तो इसको अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ना अच्छे से एनसीईआरटी तो साधारण ही कोई कर पाएगा कर ही नहीं पाएगा वो इसी बात है पढ़ा नहीं होगा जिसने तो क्यों कर पाएगा देखो एनसीईआरटी में मैंने मैंने नोट्स बनाए मतलब कि हाईलाइट किया था पॉइंट को ये सारी चीज़ मैंने एक चीज़ करके मतलब कि एक एक चीज़ मैंने पॉइंट की थी ठीक है
तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि जैसे ये अब पत्ती है तो यहाँ से इसको काट दीजिएगा ना, तो जो ये वाला पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट निकला ना अपन का, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, देखो ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये क्या होता है, मोमिक्यूटिन होता है, मोमिक्यूटिन, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अपर एपिडर्मिस, ठीक है, अपर एपिडर्मिस। और ये हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट है। और वायुकोश यानी कि यहाँ पे वैक्यूल है एक, मतलब कि जहाँ पे हवा भरी रहती है। और द्वार सेल यानी कि गार्ड सेल इसको बोलते हैं, जो जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं पत्ती में, उसको खोलने और बंद करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। और निचली बाह्य त्वचा, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, जो इसका नीचे वाला पार्ट होगा वो लोअर एपिडर्मिस, ऊपर वाला अपर एपिडर्मिस, ठीक है। तो इसके बारे में आप सारी चीज़ें देख लेते हैं कौन क्या है। तो इसके बारे में मैंने देखा ना, बताया ना आपको, ऊपरी त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा, ठीक है। तो ऊपरी बाह्य त्वचा, तो आपका ऊपरी अधिचम, ठीक है, ऊपरी अधिचम, ठीक है। मोमिक्यूटिन, ये मोमिक्यूटिन नहीं है, मोमिक्यूटिन दोस्तों ये वाला पार्ट है जो ऊपरी ऊपरा है, ठीक है, उसके ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर अगर ये है मोमिक्यूटिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में ये चीज़ें, ठीक है। जो आपका एपिडर्मिस के ऊपर है ना, ठीक है, वही है मोमिक्यूटिन, ठीक है, मोम की परत टाइप में चढ़ी होती है, ठीक है। ये तो अगला क्वेश्चन आ गया अपना। तो मोमिक्यूटिन नहीं होगा, ठीक है। और इसमें से आपका जो बी ऑप्शन है, ये निचला बाह्य बाह्य त्वचा है, ठीक है। और सी क्या है आपका, गार्ड सेल के बारे में देखो, वहाँ पे पॉइंट बिल्कुल एक उठा के रख दिया गया है, सिंपल, कुछ नहीं किया गया। वायु अवकाश है। और ई ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये सारी चीज़ें याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ठीक है, ऊपरी त्वचा है, ऊपरी त्वचा। और ये निचली त्वचा है, निचला एपिडर्मिस। ये आपका क्या है, गार्ड सेल है, गार्ड सेल। ये आपका क्या है, वायु अवकाश, ठीक है। ये आपका हरित लवक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा आपको। और आप नोट्स, अब नोट्स क्या बनाओगे, मुझे तो यही कि आप एनसीईआरटी उठाइए और पढ़िए, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और बाकी कुछ नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी किताब आप छापते थोड़ी रहेंगे, उसी में हाईलाइट करिए पॉइंट और ख़त्म करिए काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों श्वसन, रेस्पायरेशन क्या कहलाता है कि जब आप सांस लेते हैं ना, और उसके द्वारा जो आपकी ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है लंग्स के माध्यम से, ठीक है, लंग्स के माध्यम से जो आपकी ऑक्सीजन जाती है सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। और उसके द्वारा जो अपक्रिया की जाती है, ठीक है, वही श्वसन कहलाती है। यानी कि जो वेस्टेज पार्ट होता है वो निकाला जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हाइड्रोजन जल निकलता है, ऊर्जा उन्हें वहाँ से बनती है, वही रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पर श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये क्या करता है, जो पारुवेट होता है, ठीक है, पारुवेट क्या होता है, एक 3 कार्बन वाला, ठीक है, 3 कार्बन वाला क्या होता है, एक यहाँ पर शर्करा होता है, ठीक है, 3 कार्बन वाला एक यौगिक होता है। और उसमें से जो है तो पारुवेट के CO2 और H2O को रूपांतरित कर देता है, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अगर देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे रखा है कि जो पहला चरण होता है ना श्वसन का, वो क्या होता है, पहला चरण, यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन वाले परमाणु, ठीक है, वाले अणु का 3 कार्बन परमाणु वाले अणु वाले, ठीक है, 3 कार्बन वाले अणु पारुवेट में विघटन, ठीक है। तो जो पहला चरण रेस्पिरेटरी का श्वसन का होता है वो ग्लूकोज का, यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है C6H12O6, ठीक है। तो जब इसमें ऑक्सीजन मिलाई जाएगी तो यहाँ पे किसमें चेंज हो जाता है, पहला इसका चरण क्या है, पहला चरण है कि ये पारुवेट में चेंज होता है, ठीक है, पारुवेट में 3 कार्बन वाले में ये बदल जाता है। और उसके बाद में पारुवेट, ठीक है, इसके बारे में बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जब पारुवेट दोस्तों विघटित होगा ना, यहाँ पे ये पॉइंट देखना, पारुवेट का विघटन जब होता है तो वो ऑक्सीजन का उपयोग करके, ठीक है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यह प्रक्रम दोस्तों 3 तरह से होता है, पारुवेट का जो अब आगे आगे जो विघटन होगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना आप, ठीक है।
चाहे तो मैं आपको इसको बड़ा थोड़ा सा कर दूं, रहने दीजिए अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ग्लूकोज सबसे पहले 6 कार्बन वाला अणु टूटा, इसमें 3 कार्बन वाले अणु में, ठीक है, जिसे पारुवेट कहते हैं। इसका फार्मूला भी याद रखना, पारुवेट का देखो मैंने यहाँ पे फार्मूला भी तक नोट कर लीजिए था, C3H4O3, ठीक है। और ये दोस्तों ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होती है तो वो पारुवेट किस में बदल जाता है, ईस्ट में। जैसे होता है ये प्रक्रिया इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, जब दारू वगैरह बनती है ना, इसी के प्रोसेस की वजह से बनती है। और ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन तो होती है लेकिन कम होती है, जैसे हमारी मांसपेशी है, हमारी पेशी कोशिकाओं में, तो लैक्टिक एसिड जो C3H6O3 होता है, और यहाँ पे ऊर्जा 3 कार्बन वाला अणु बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्वेश्चन में था ना हमारे, तो वो क्या बन जाता है, 3 अणु बन जाते हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और जल बनता है, ऊर्जा बनता है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप के यहाँ पे निरूपण करता है, ठीक है। ओम का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे ओम का लॉ क्या कहता है कि जो विभवांतर होता है ना, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाली जो सर्किट, विद्युत सर्किट, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाता है, RI, यहाँ पे प्रतिरोध आ जाता है ओम, ठीक है, कांस्टेंट के रूप में। क्लियर है ना, तो V बराबर RI या IR इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बोला जा रहा है कि वह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। तो जल रिसकर यानी कि जब वर्षा ऋतु जब आती है तो पृथ्वी के ऊपर यानी कि धरातल में आपका बहुत सारा पानी भर जाता है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, जमीन में चला जाता है अंदर। इसी को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों ये ऊपर जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, धरती से मतलब कि वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा वो। परासरण, परासरण क्या होता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ गैस के मॉलिक्यूल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। भस्मीकरण अलग चीज हो गई। अंतः स्पंदन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और ध्यान रखना है इसको, ठीक है, और लेकिन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, राइट ऑप्शन देखना है। तो टिन और लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार, ठीक है, फ्यूज तार बनाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। जो फ्यूज तार होता है ना दोस्तों, वो सबसे पहले किसके लिए यूज होता है, आपको पता होगा कि जो विद्युत सर्किट होते हैं लाइव वायर में इसको लगाया जाता है, ठीक है। लाइव वायर यानी कि जो आपका फेस होता है, लाइव वायर में इसको लगाया जाता है, ताकि अगर लोडिंग ज़्यादा बढ़ रही है विद्युत की तो वह क्या होता है, आसानी से पिघल जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों कम होता है, ठीक है। मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस इसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है विद्युत फ्यूज तार का, वो क्या होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। ये चीज़, ये पॉइंट याद रखना। और ये दोस्तों टिन और लेड के मिश्र धातु से ही बनाई जाती है, ठीक है। SN और PB को जब हम मिला देते हैं तो आपका फ्यूज तार बन जाता है, ठीक है। अब दोस्तों लेकिन आजकल फ्यूज तार बहुत कम यूज होता है, इसकी जगह पे आ गया है MCB, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन है तो ये तो राइट हो जाएगा। सेकंड है, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल विद्युतमय तार यानी कि लाइव वायर से जोड़ा जाता है। अगला है, फ्यूज बचाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। अरे गजब बेवकूफ़ियत वाली बात की गई यहाँ पे। गलनांक अगर उच्च हो जाएगा तो फ्यूज तार लगाने का मतलब ही क्या रहेगा, वो अगर ओवरलोडिंग हो रही है तो तार गर्म होगा, फिर भी वो पिघलेगा नहीं, तो हमारा जो सारा सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। जो बचाने के लिए हमने किया था सब स्वाहा हो जाएगा। तो फ्यूज तार लगाने का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर उसका गलनांक ज़्यादा हो जाएगा। मैंने बताया भी कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसका, ठीक है, और प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो क्लोर अल्कली यहाँ पे प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में, ठीक है। क्लोर क्षार प्रक्रिया भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है,
कि आप यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, ठीक है, NaOH भी बनता है इसमें, ठीक है, नमक और जल का विलयन लेते हैं दोस्तों, ठीक है, NaCl, NaCl और जल का विलयन, ठीक है, तो यानी कि ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं नमक और जल के विलयन को, ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन। देखो मैं लिखता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ, तो आप बोलने, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करिए, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, ये आप ध्यान देखना। तो नमक और जल के विलयन को ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। और इसमें जब दोस्तों नोड और कैथोड यहाँ पे लगाया जाता है और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो आपका जो CO2 Cl2 बन जाएगा, अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है, और NOH आपका बन के अलग हो जाएगा। इनके अलग अलग यूज़ भी होते हैं, वो भी आप इनको पीडीएफ दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, तो उसमें आप इसको पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एनोड पर जो क्या देखो, Cl2 भी बन रहा है, H2 भी बन रहा है, और NaOH भी बन रहा है। कई बार पूछ लेता है कि एनोड पर क्या बनेगा, तो एनोड पर जो एनोड क्या होता है, धनात्मक चिन्ह होता है, यानी कि जो ऋण वाला होगा वही बनेगा ना, क्योंकि आकर्षित करेगा ऋण वाले को, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह को आकर्षित करेगा धन वाला, तो Cl का यहाँ पर ऋण चिन्ह होता है। और हाइड्रोजन कैथोड में बनेगा कि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन रखता है अपने आप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ऑक्सीजन तो बनती नहीं कहीं भी, ठीक है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि दो क्रमागत सजातीय श्रेणु के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज यहाँ पे क्या होती है, सजातीय श्रेणी की सीरीज, ठीक है। तो जैसे आप एल्केन ही ले लेते हैं, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। और तो इसके बारे में अगर आप n का मान 1 रखते हैं तो n 1 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूनी 4 + 2, ठीक है, 6, सॉरी 1 लिया है ना, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, CH4। अगर हम इसी का दोस्तों 2 लेते हैं तो C2H6 हो जाएगा, तो और 3 लेते हैं तो C2H8 हो जाएगा, C3 अगर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में एक अंतर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक अंतर है, हाइड्रोजन के बीच में H2 का अंतर है, यहाँ पे भी H2 का अंतर है, यानी कि टोटल अगर बात करें तो कितना डिफरेंस आ रहा है, यही होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, समजाती श्रेणी है। एक जैसे एल्केन ले रहे हैं ना, तो एल्केन का ही लेना है, केवल वहाँ पे एन का मान चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो लगातार क्रमागत बोला गया है, तो क्रमागत जैसे 2 वाला लिया तो अगला 3 वाला चेक करना है, तो इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर होगा, ठीक है। 1 वाला लिया तो अगले 2 वाले से चेक करना है, तो यहाँ पर भी CH2 का अंतर होगा आपका, सभी में CH2 का अंतर होगा। तो आपका आणविक द्रव्यमान पूछा, कितना आणविक द्रव्यमान का चेंज होगा, CH2 का चेंज होगा, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 2, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, तो 14 का यानी कि डिफरेंस होगा आपका, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल एल्केन में ही होता है, किसी भी को आप ले लीजिए, जैसे एल्केन ले लीजिए आप, CnH2n, ठीक है, इसको ले लीजिए आप, ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। और एल्काइन चाहे ले लीजिए आप, CnH2n-2, इसमें भी सेम चीज़ ही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समजाति श्रेणी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अगला क्वेश्चन से देखो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन एक ही प्रकार का यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, समजाति श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो अतः यौगिक की ऐसी, ये लाइन ध्यान देना, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से यहाँ पे प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, समजाति श्रेणी कहते हैं, ठीक है, समजाति श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप दोस्तों इसमें एक अलग से आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप जैसे कोई भी आपका कार्बनिक यौगिक है, उससे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जैसे OH वाला, OH यानी कि क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, यहाँ पे एल्कोहल हो जाता है, तो इस OH की जगह मतलब कि सभी अगर सेम होना चाहिए तो वही समजाति कहलाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें क्या बोला गया है आपको देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQR की पहचान करना है आपको। तो
पी क्यू आर की पहचान करने की। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बैलेंस ही हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो ये दोस्तों किस मेथड से होती है, कई एनसीईआरटी में लिखा भी है कौन सी मेथड से हम कोई भी रिएक्शन उसको बैलेंस करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड होती है, उसके द्वारा हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अब एक एक ऑप्शन करके हम उठा के यहाँ पे रख देंगे सिंपल सा, ठीक है। और वही हमारा राइट हो जाएगा। देखो सबसे पहले आयरन के बारे में अगर बात करें तो आयरन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आयरन 2 है। यानी कि यहाँ पर जो रेशियो पी और क्यू का रेशियो बनेगा ना, तो वो इसको 1 ही रखना होगा और इसको 2 रखना होगा, तभी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। तो 1 और 2 का रेशियो केवल किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बाकी इसी में है, ठीक है। इस तरह से ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि इधर 2 है, हमको इसको भी 2 चाहिए ना, क्योंकि अगर 2 आयरन के अणु हैं, 2 आयरन के परमाणु हैं, तो इधर भी 2 आयरन के परमाणु होना चाहिए, ठीक है। यही है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा, यहाँ पर असंतुलित समीकरण दिया गया है, असंतुलित समीकरण यहाँ पे दिया गया है, ये इधर भी, ठीक है। ये समीकरण दिया गया है और ये एक तरह से क्या है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दी गई है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर कि क्या लेना है आपको, 6, ठीक है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप यहाँ से भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन को भी देखकर। देखो कार्बन की इधर 6 अणु 6 परमाणु है और इधर आपके कार्बन का 1 ही है, तो यहाँ पे 6 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल के और कार्बन के अणु भाग लेंगे। तो कितने जल के, तो जल के तो अभी नहीं है, लेकिन कार्बन के हमने देख लिया कि 6 आएंगे, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। उसके बाद जल के बारे में अगर हाइड्रोजन को अगर पकड़िए आप, तो हाइड्रोजन इधर 12 है, ठीक है। और इधर 12 है और इधर कितना है, 2 14, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 12 और 2 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है इधर भी 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, क्लियर है ना। तो बाकी और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना। तो अगला ये इसके बारे में रिएक्शन भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कहीं कोई अगर प्रॉब्लम होगी भी तो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर और भी आगे बैलेंसी अगर अपन करते हैं ना, किसके बारे में पूछा गया है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। तो जल के तो 6 दिया है, ये तो 6 12 होना चाहिए ना भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर भी बनेगा। देखो पूरा रिएक्शन हम देखो बता दे रहे हैं, इसमें गलती क्या है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी रिएक्शन होती है वो क्या होती है, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। इसको पूरा रट लीजिए आप, ठीक है। 12H2O और ये जब बनते हैं तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये पूरा रिएक्शन आप याद रखें। तो जल के अणु 12 होते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या रखा है, 6 रख दिया है, ये तो गलत हो गया ना भाई साहब। यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे भी जल के अणु बनेंगे 6, ठीक है। इधर भी 6 के जल के अणु मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है ना। क्लियर है। हम्म, कहाँ पे आ गया भाई साहब। अच्छा ये ऑप्शन ये है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 12 होना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, तो देखो इसके बारे में था ना। हाँ, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं, ठीक है। तो हाँ सही है, 12 ही आएगा, ठीक है। इसका बोला जा रहा है कि यदि एक आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, ठीक है। तो आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर बनाते हैं। हमसे एक तो अच्छा बनता नहीं है यार, क्या बताएं। चलो फिर से ट्राई करते हैं अच्छा सा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा सही है, ठीक है। ये पॉलिश कर दी हमने, ये वाला भाग पीछे वाला, ये हो गया। तो जब एक आपतित प्रकाश
ठीक है, आपतित प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरती है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र, ये फोकस हो गया, ये मान लेते फोकस है, ये हो गया आपका वक्रता से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो आपको परावर्तन के नियम पता होगा, अगर दर्पण में परावर्तन के नियम, ठीक है, अगर आप जिसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा बढ़ा लिया है। तो अगर यहाँ से कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, तो वो दोस्तों पुनः उसी उसी मार्ग में, उसी मार्ग, सेम मार्ग में, ठीक है, पुनः ही वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस मुड़ जाएगी। जैसे ऐसे किरण आई तो वो पुनः यहाँ पे दर्पण से टकराकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो उसका अपर्चर होता है, ठीक है, उसमें अगर यहाँ पे 90 डिग्री के, ठीक है, लंब भी होता है एक तरह से ये, ठीक है, यानी कि ये लंब, और यहाँ पे अभिलंब हो जाएगा, यही लंब क्या है, अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण का एंगल जीरो हो जाएगा, परावर्तित किरण का एंगल भी जीरो हो जाएगा, जीरो ही एंगल आएगा। ठीक है, अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जैसे ये आपने ले लिया, ठीक है, ये अभिलंब है, ऐसे किरण आई, तो ये जो एंगल होगा ना थीटा, वही सेम एंगल ये भी होगा परावर्तित किरण का भी, जैसे ऐसे चली जाएगी ये वाला, ठीक है। तब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है जीरो ही रहेगा। ठीक है, इसका देख लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोध की 4 विधियों के बारे में दर्शाया गया है और इसके कार्य करने के तरीके को दर्शाती हैं। तो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, अगर रहने दीजिए, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ, ऐसा ही मिला मुझे पीडीएफ, तो मैं ऐसे ही लेके आ गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है कॉपर टी। तो कॉपर टी यूज करने से क्या होता है? मुख्य गोलियां लेने से, यानी कि जो ओरल गोलियां होती हैं उनको लेने से क्या होता है? और आपका ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, नल का उच्छेदन, यानी कि ट्यूबेक्टोमी दोस्तों क्या होता है? जो आप से फीमेल में बात करें तो ये आप उनका क्या होता है? गर्भाशय ऐसे होता है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो जो ये फ्लैपियन ट्यूब होता है, ठीक है, फ्लैपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, तो इसी को ट्यूबेक्टोमी या इसी को बांध देते हैं, तो जो एग होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जा ही नहीं पाता, तो उसका निषेचन नहीं हो पाता। ट्यूबेक्टोमी जो कहलाती है, निषेचन रोक देता है, ठीक है, निषेचन रोक देता है, बिल्कुल यही चाहता है कि मैंने बोला भी कि यहाँ से अंडा जब जाएगा नहीं तो निषेचन ही नहीं हो पाएगा, जब यहाँ से स्पर्म जाएगा, ठीक है, तो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसका ए का डी हो जाएगा, ए का डी, बाकी किसी में नहीं है इसलिए ये हो जाएगा। बाकी कंडोम की बात करें तो रोपण रुक जाता है, ये नहीं होगा। शुक्राणु अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचता, ठीक है, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचता, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। जो स्पर्म होता है वो, तो वो मेल के द्वारा यहाँ पे गर्भाशय तक, ठीक है, वो नहीं पहुंच पाता कंडोम से यूज करने से। तो सी का आपका दूसरा होगा, सी का दूसरा देखो, ये रहा सी का दूसरा। और उसके बाद में बी के बारे में अगर बात करते हैं अपन, तो ओरल गोलियां, ठीक है, तो अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचते, ये गलत है, ये नहीं होगा बी का होगा रोपण रुक जाता है, ठीक है, रोपण ही रुक जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं, मतलब कि कुछ जैसे दोनों का फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा, लेकिन हार्मोन्स वगैरह रिलीज कम हो जाता है ना, तो जो दीवार होती है ना गर्भाशय की, वो मोटी नहीं हो पाती, जिससे रोपण नहीं हो पाता, और वो मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाता है बाहर, ठीक है, जितना भी कचड़ा वगैरह है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, रोपण रुक जाएगा। और कॉपर टी क्या करता है? वो कहता है कि कॉपर टी, ठीक है, सॉरी मैंने क्या कुछ उल्टा बता दिया क्या? सॉरी, ठीक है, ए का जो जो कॉपर टी होगा ना, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी अगर कर देते हो, अंडाशय गर्भाशय तक ही नहीं पहुंच पाएगा, ये होगा ना, ठीक है, डी का वन, ठीक है, डी का वन ये होगा। क्योंकि अगर इधर से आप इसको कट कर देंगे, ट्यूबेक्टोमी को बांध देंगे, तो जो अंडाशय बनेगा तो वो गर्भाशय तक ही नहीं पहुंच पाएगा, तो ये तो होगा ना। और बी का थ्री हो जाएगा, ओरल गोली, तो इससे आपका रोपण नहीं हो पाएगा, कंडोम लगाने से आपका शुक्राणु नहीं पहुंच पाएगा गर्भाशय तक। और ठीक है,
और कॉपर टी की बारे में बात करें तो निषेचन रुक जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, कॉपर टी यूज करने से। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा अगर और आपको पढ़ना है तो इन जो मैंने तो फोटो डाली है इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, 1 घंटे से ऊपर ही हो गया होगा शायद। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा डिटेल से पढ़ा ना, मज़े से पढ़ा, ठीक है ना। तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस क्लास से, ठीक है। सेशन अच्छा लगा दोस्तों, सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगर टेलीग्राम पे मैंने बोला था ना, तो इसको स्कैन कर लीजिए, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप जाके यहाँ पे एक स्कैन कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसको आप स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।